ओके 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 ओके, तो ये होगा आर अपॉन सी वी होगा, और इसको वही मैं कह रहा हूँ यार, पीवी पावर गामा आ तो रहा है फॉर्मूला बढ़िया, पीवी पावर गामा याद रहता है एक्चुअली, बाकी फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं, लेकिन पीवी पावर गामा ये वाला थोड़ा सा परेशान करता है, तो ये वाला याद करने की जरूरत भी नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखिए, उससे बाकी डिराइव भी कर सकते हैं, तो पीवी पावर गामा याद रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ यार पीवी पावर गामा तो आया है बढ़िया कांस्टेंट, इसका मतलब गलती नहीं हुई है। चलिए, तो सब सही है, बाकी सब सही है, आर अपॉन सी वी को हमने गामा -1 लिख दिया, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो एल एन डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन एल एन टी, और डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन एल एन वी, लिमिट रख दिया, तो एल एन टी टू बाई टी वन और एल एन वी टू बाई वी वन, और ये माइनस था, हर बार माइनस आ रहा था, माइनस ऑफ गामा -1 आ रहा था, तो इसको मैंने 1 माइनस गामा कर दिया, 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 ठीक है। अब 1 माइनस गामा को पावर में भेजना है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, तो 1 पावर में चला जाएगा, 1 माइनस गामा हो जाएगा कि नहीं, एक्स एल एन वाई बराबर एल एन वाई पावर एक्स होता है, तो एल एन वी टू बाई वी वन का पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, रख दीजिए, यहाँ से फॉर्मूला निकल गया, ऐसे बाकी सारे फॉर्मूले मैंने डिराइव कर लिए, तो पीवी पावर गामा आ गया, और तीसरा फॉर्मूला हो गया टी टू बाई टी वन पावर गामा बराबर पी टू बाई पी वन पावर गामा -1, है ना। याद रखने की इतनी जरूरत है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले हैं, ये वाला याद रखिएगा, रेदर पीवी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, और कुछ आएगा तो आप बदल सकते हैं, पी को आप पीवी पी वन वी वन बाई टी वन, पी वन वी वन बाई टी वन बराबर पी टू वी टू बाई टी टू रख दीजिएगा, और वहां से कोई भी जो भी फॉर्मूला आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई, ये हो गया, अब थोड़ा सा ये देख लें कि कर्व स्टीपर क्यों होता है भाई, कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो P1 V1 मैं मान रहा हूं कि सेम कंडीशन में दो कंटेनर लिए गए थे, सेम कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन सेम थी, फाइनल कंडीशन भी सेम ही रखनी है, और ये निकालना है कि किसमें प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, किस प्रोसेस के लिए प्रेशर ज्यादा होगा। तो मैंने P1 V1 ले लिया था, V फाइनल दोनों में सेम है, एक में P आइसो प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है और एक में PD एडियाबैटिक एडिया, तो P आइसो के लिए P1 V1 बराबर P आइसो VF, और P1 V1 पावर गामा बराबर P एडिया VF पावर गामा, और वहां से मैंने रेशियो ले लिया, एक आइसोथर्मल के लिए VF बाई V1 की वैल्यू P1 बाई P आइसो आई, और इसके लिए VF बाई VI पावर गामा की वैल्यू P1 बाई P एडिया आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि इसकी भी वैल्यू एक से ज्यादा है, इसकी भी वैल्यू एक से ज्यादा है, तो दिस वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन VF बाई VI, यानी कि ये VF बाई VI से ज्यादा है, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, P1 बाई P आइडिया इज P1 बाई P एडिया इज ग्रेटर देन P1 बाई P आइसो, होगा कि नहीं होगा, जरा बताइएगा। जी सर। ठीक है, अब दोनों में अपोजिट रिलेशन है, तो जब सीधा ले आएंगे तो P एडिया वाला लेस हो जाएगा, इनइक्वालिटी तो पढ़ा ही होगा मैथमेटिक्स में, क्यों भाई, 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1 अपॉन वाई है, तो इसका मतलब x क्या होगा, लेस देन y होगा, क्यों भाई। जी सर। यहां से कर्व मैंने ड्रॉ किया, तो चूंकि P एरिया कम आया, तो P एरिया देखिएगा कम होगा, यहाँ पे होगा P आइसो ज्यादा होगा, यानी कि कर्व दोनों के लिए ऐसा ही होता है, कर्व हाइपरबोला होता है, दोनों का हाइपरबोला होता है, लेकिन एरिया वाला कर्व थोड़ा सा स्टीपर हो जाएगा, है ना। वर्क डन पूछा जाए किस प्रोसेस में ज्यादा होगा, क्यों, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होगा, है ना, क्यों भाई, वर्क डन बाय द यस सिस्टम सर। आइसोथर्मल प्रोसेस में ज्यादा होगा हमेशा, है ना, हाँ दिख रहा है ना।
भाई एरिया देख लीजिए कर्व का, ये एरिया है, आइसोथर्मल के लिए एरिया ज्यादा है। ओके, तो यहां तक हमने पढ़ा था, यहां तक पढ़ा था हमने, ये डेराइव जो कर लिया था। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, किसने, आई थिंक किसने पूछा था, किसी ने पूछा था शायद, याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। यहां तक ठीक है, बोलिएगा जरा, कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है। 2-4 प्रॉब्लम करें अब हम लोग, 2-4 प्रॉब्लम कर लें इस पे। हाँ सर। चलिए तो प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, रेड दिख नहीं रहा होगा शायद, रेड दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखने में दिक्कत हो रही होगी, है ना? नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है रेड? अरे क्या बात है। हाँ। ओके चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 14 ग्राम O2, यहाँ पे याद रखिएगा डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और मोनो एटॉमिक, CpCv याद है ना, जो मैंने बताया था, क्योंकि ये गामा का बार बार इस्तेमाल आएगा। मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है? 1.66। डाई एटॉमिक के लिए 1. क्या होता है डाई एटॉमिक के लिए? 1.4। 140। और ट्राई एटॉमिक के लिए 1.33। बिल्कुल। तो ये याद रखना है आपको, इसकी वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि CpCv दिया नहीं जाएगा, बार बार गैस होगा, गैस के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा। 40 ग्राम ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड and 10 atm is subjected to reversible adiabatic expansion। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, टू अ प्रेशर ऑफ 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, 10 atm से 1 atm तक हम ले जा रहे हैं। पूछ रहा है कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। पहला जो होगा यूनिट, अलग अलग यूनिट में, एक कह रहा है लीटर ATM में निकालिए और दूसरा जूल में निकालिए, कैलोरी में निकालिए, ठीक है। चला जल्दी से कर जाइए, कैसे करेंगे? इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स जितने ज़्यादा सॉल्व कर लिए आपने, आपको उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, तो खूब सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है। PV पावर गामा कहीं ना कहीं आएगा यूज, इस्तेमाल उसका, क्यों? क्योंकि आपको मोल्स तो पता है, P1 और P2 पता है, आई बात समझ में? V1 भी मान लीजिए निकल जाएगा, PV इक्वल्स टू NRT से, लेकिन V2 नहीं निकाल पाएंगे, V2 के लिए T2 भी नहीं पता है आपको, तो PV पावर गामा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ट्राई कीजिए जरा, हो रहा है या फिर मैं बताऊं? समझ रहे हैं बात को मैं क्या कह रहा हूं? चलिए एक काम कीजिए, V1 निकालिए सबसे पहले, PV इक्वल्स टू NRT से V1 निकाल लीजिए सबसे पहले, V1 निकाल लीजिएगा, और फिर
P1 V1 पावर गामा बराबर P2 V2 पावर गामा से आप ये निकाल लीजिए। हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइएगा जरा। क्यों भाई, मैं बताऊं? सर बता दीजिए ये वाला। चलिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, PV इक्वल्स टू NRT अप्लाई करते हैं। देखिएगा पता क्या है, हमें N पता है, 14 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब N की वैल्यू क्या हो गई, 14 डिवाइड बाई 32। P1 पता है कितना, 273, और P1 पता है कितना, 10। P2 हमें पता है कितना, 1 atm। T2 पता है क्या, जरा बताइए तो। एडियाबेटिक नहीं। प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, तो ये T2 भी नहीं पता है, और यहाँ पे V1 भी नहीं पता है, और यहाँ पे V2, भाई T2 नहीं पता है तो V2 भी नहीं निकल पाएगा। नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे दोनों केसेस में, N बराबर 14/32। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले V1, क्योंकि ये 3 डेटा हमें पता है, तो V1 निकाल लें पहले, बताइएगा जरा। हाँ सर। चलिए, तो P दिया गया है 10, वॉल्यूम दिया गया है नहीं पता है V1, N की वैल्यू है 14/32, R को आ ही रखें क्या, R के टर्म में निकालने, या चलिए R को हम लिख लेते हैं 1/12, और T को हम लिख सकते हैं 273। ठीक है, तो यहाँ से V1 पता चल जाएगा। हाँ सर। अब 100 वर्क, ml के आसपास आता है सर V1। क्या 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 क्या, V1 कितना था, 100 ml। 100 ml, ओके। चलिए 100 ml आ गया, तो V1 तो पता चल गया आपको। अब वर्क डन का फॉर्मूला याद आ रहा है, 1/गामा T2 - T1। तो या तो एक और काम कर सकते हैं आप,
v मत निकाल के, v ना निकाल के रेदर T2 निकाल लीजिए, सबसे अच्छा, वो और अच्छा रहेगा, है कि नहीं। देखिएगा फॉर्मूला ये वाला, ये वाला फॉर्मूला, T2 बाई T1 पावर गामा बराबर P2 बाई P1 पावर गामा -1, ठीक है। इस फॉर्मूले से रेदर अगर मैं T2 निकाल लूं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला हमने ये देखा था, ये वाला दिख रहा है, 1/गामा-1 T2 - T1। क्यों भाई, बताइएगा जरा। हाँ सर। तो बेटर होगा, v निकालने से अच्छा है, v निकालने से अच्छा है इस क्वेश्चन में, v निकालने से अच्छा है कि हम T2 निकालें, v निकालने, फिर पीवी पावर गामा से V2 निकाल लें और फिर दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएं, वो उससे अच्छा है कि T2 निकाल लें। और फॉर्मूला होता है T1 बाई T2 का पावर गामा बराबर P1 बाई P2 का पावर गामा -1। P1 कितना दिया गया है 10, P2 कितना दिया गया है 1, गामा कितना होता है, डाइएटॉमिक O2 होता है 1.4 -1। T1 दिया गया है 273, T2 पूछ रहा है और पावर 1.4, ठीक है, ओके। ओके सर। हाँ हाँ चलिए, सर। तो बेटर होगा आगे सॉल्व करने के लिए लॉग ले लें, तो 1.4 लॉग 273 माइनस T2, थोड़ा परेशानी होगी सॉल्व करने में बेटा। 1.4 लॉग 10 यानी कि 0.4 आ जाएगा। एक मिनट गड़बड़ लिखा मैंने, फिर से गड़बड़ लिखता हूँ, आप लोग बताते नहीं हैं। ये होगा ना, यानी कि लॉग ऑफ 273 बाई T2 ये बराबर आ जाएगा 0.4/1.4, यानी कि 4/14 2/7, या फिर इसको कितना लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4 40, 7 छक 42, 7 5 35, कुछ ये आएगा 0.285, ठीक है। अब यहीं पे एंटी लॉग ले लें, तो 273/T2 बराबर एंटी लॉग लेने आता है क्या, 0.285 आता है भाई। लॉग टेबल देखने आता है कि नहीं आप लोगों को, क्यों बेटा, लिया ही नहीं है सर अभी तक लॉक क्या नहीं टेबल। लिया, किताबों के पीछे होता है लॉग टेबल, क्यों खवाले, अभी तक लिया नहीं सर हमारा लिया ही लॉक नहीं है टेबल। सर। लिया नहीं मतलब नहीं, नहीं समझा, लिया नहीं मतलब पढ़ा नहीं। हाँ सर पढ़ा है। अच्छा अच्छा, अभी लॉग वॉग 11th में पढ़ा था ना आप लोगों ने, वहां पे लॉग टेबल देखना नहीं सीखा है। वो लॉगरिदम चैप्टर ऑनलाइन ही हो गया ना पिछले साल। अच्छा 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 फिर अच्छा, सर बोले चलिए ठीक है, ऑफलाइन में लॉग टेबल सिखा देंगे, फिर अच्छा नहीं सिखाएंगे। सिखाया नहीं है अभी चलिए, तक उन्हें। मैं कभी सिखा दूंगा, वो आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओके सर। बड़ी बात नहीं है वो, कोई बहुत ऐसा बहुत तीर मारना नहीं है, वो छोटी सी बात है। एक क्लास में कभी भी जिस दिन आप लोग कहिएगा आज हम सर लॉग टेबल लेके बैठे हैं, उस दिन मैं लॉग टेबल दिखा दूंगा, सिखा दूंगा आप। अभी लॉग टेबल है तो अभी सिखा सकता हूँ आप लोग के पास, सीखना है क्या, चलिए। अभी तो सर अवेलेबल नहीं है log table। अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ठीक है, तो किसी एक दिन कोई भी किताब के पीछे होता है, एनसीईआरटी बुक होगी आपके पास, या फिर कोई भी किताब का पीछे देखिएगा, इंडेक्स में लॉग टेबल दिया जाता है। तो किसी एक दिन बस बैठिएगा आप लोग मन बना के कि सर आज लॉग टेबल सीखना है, आधे घंटे के अंदर लॉग टेबल आपको देखना सिखा दूंगा मैं।
बहुत ही आसान सी बातें होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो एंटी लॉग ऑफ 0.285 फिलहाल अभी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। कैलकुलेटर है क्या किसी के पास? निकालिए भाई इसकी वैल्यू। एंटी लॉग का मतलब समझ रहा है ना, कुछ नहीं आता है कैलकुलेटर में, आपको दिखेगा एंटी लॉग तो है ही नहीं है, तो कुछ नहीं, 10 पावर 0.285 कर दीजिए, ये आ जाएगा 1.9, यानी कि 10 पावर, एक काम करते हैं, 10 टू द पावर बाई 10 टू द पावर 2/7 की वैल्यू 1.93 आ रही है। 273/T2 बराबर इतना। कैलकुलेटर में एंटी लॉग कहीं लिखा नहीं होता है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएं तो 10 पावर होता है वो, ठीक है बेटा। तो T2 यहाँ से आ जाएगा कितना, 273 डिवाइड बाई 1.93, ओके। T2 निकल गया आपका, 273 डिवाइड बाई 1.93, 141। T2 आ गया करीब करीब 141। अब फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, 1/γ-1 कौन सा, T2 माइनस T1, यही होता है। बोलिएगा जरा, 1/γ की हाँ वैल्यू सर। 4 माइनस 1, T2 है आपका कितना 141 माइनस T1 है आपका 273, निकाल लीजिए यहाँ से वर्क डन। ये किस में आएगा, सब कुछ एसआई यूनिट में रखा है आपने, तो यहाँ से क्या आएगा, किस में आएगा डेटा, ये किस में आएगा आंसर वर्क डन, बोलिए भाई। लीटर एटीएम में आएगा, सब कुछ एसआई यूनिट में रखा है हमने, तो जूल में ही आएगा। जूल में आना चाहिए ना, बिल्कुल, तब तो जूल में आना चाहिए, क्यों भाई, बोलिएगा। इसको आप जूल को लीटर एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, अच्छा ये कितने के लिए है, 1 मोल के लिए फॉर्मूला होता है ये, और वो 14 ग्राम है, यानी कि n मोल के लिए निकालना है आपको, ठीक है, बोलिएगा जरा। हाँ सर। हम्म, ये जो, एक मिनट, यूनिट क्या होनी चाहिए भाई इसकी, एक मिनट, फॉर्मूले क्या, अपॉन गामा माइनस 1 P2V2 माइनस P1V1, यार P2V2 माइनस P1V1 को हमने क्या लिखा है, W बराबर CV/R होता है, okay. W बराबर CV T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 को हम क्या लिख सकते हैं, CV T2 माइनस T1 होता है ना भाई, वर्कडन का फॉर्मूला ये होता है ना, एक मिनट, एक मिनट भैया, एक मिनट, कुछ चीजें फिर से गड़बड़ हो रही हैं,
W बराबर CV T2 माइनस T1 और R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो CV बाई R को क्या लिख सकते हैं 1/γ-1 और CV बाई R (γ-) नहीं यार ये R होगा ना यहाँ पे R CV बाई ये होगा फॉर्मूला ये होना है ये R होना है बेटा समझ रहे हैं दिख रहा है भाई आपको देखिएगा जरा फिर से देखिएगा यहां तक ठीक है अच्छा इसमें मैंने क्या किया ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो CV बाई R आया 1/γ-1 तो R अपॉन γ-1 होगा ना फॉर्मूला ठीक है और ये फॉर्मूला सही है ये वाला सही है यहाँ पे R भी आएगा यहाँ पे R भी आएगा भाई और R की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वर्क डन निकलेगा यानी कि R की वैल्यू अगर आपको लीटर एटीएम में चाहिए तो 0.0821 अपॉन 0.4 इंटू 141 माइनस 273 ये लीटर एटीएम में आ जाएगा वर्क डन ठीक है और R की वैल्यू अगर 2 रखेंगे 2/0.4 तो किस में आ जाएगा कैलोरी में आ जाएगा समझ में आया क्या हाँ सर उस फॉर्मूले में हमने Yes, sir. R भूल गया था थोड़ा सा सही कर लीजिएगा क्या हो गया था भाई उस दिन उठ ही रहा है वहां पे R होगा ठीक है बेटा R/γ-1 होगा ठीक है निकालेंगे चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला सही कर लीजिएगा वहां पे R/γ-1 होगा ठीक है बेटा तो आप लोग भी ध्यान दिया कीजिए क्यों सायली सर वो फॉर्मूला फिर से दिखाओ ना अच्छा वो फॉर्मूला फिर से दिखा दें कि हाँ डेल्टा U बराबर NCV T2 माइनस T1 आया था ठीक है n मोल के लिए 1 मोल के लिए CV T2 माइनस T1 और वही वर्क डन होगा 1 मोल के लिए फॉर्मूला निकला था R से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया CV बाई R की वैल्यू आ गई 1/γ-1 तो ये पूरी की पूरी कितनी आ जाएगी वैल्यू पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/γ-1 आ जाएगा ना सॉरी R/γ-1 हाँ यहाँ पे हमने T2 माइनस T1 को सब्स्टिट्यूट किया था ना P2 माइनस मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया था ऊपर नीचे कहना क्या चाहते हैं आप नहीं समझ में नहीं आया बेटा मतलब P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन R इक्वल टू T2 माइनस T1 ऐसा किया था हाँ वो सही है उसमें कोई समस्या नहीं है तो इस फॉर्मूले में कोई समस्या नहीं है बेटा ये वाला फॉर्मूला तो ठीक है लेकिन वर्क डन के लिए फॉर्मूला 1 मिनट में साइड में कर देता हूं चलिए वर्क डन का फॉर्मूला कितना आया CV T2 माइनस T1 ठीक है
ओके। अच्छा, अब इसको गामा के टर्म में लिखना है, तो हमें गामा के टर्म में हमें ये पता है कि CV/R जो होता है वो 1/γ-1 होता है, हमें ये पता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, ठीक है। Yes. और CV/R को मैं क्या लिख रहा हूँ 1/γ-1, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा R/γ-1 T2 - T1, ये वर्क डन का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला आप जो कह रहे हैं कि वर्क डन बराबर CV/T2 - T1 होता है, और T2 - T1 को हमने लिख दिया P2V2 - P1V1 डिवाइड बाई R। अब ये हो गया CV/R P2V2 - P1V1, और CV/R की वैल्यू हो गई 1/γ-1 P2V2 - P1V1। बोलिएगा जरा क्या समस्या है बेटा, Clear sir. क्लियर है? यहाँ पे Yes, sir. R नहीं था ना, तो हमें R लाना था, क्योंकि CV/R की वैल्यू पता है हमें, तो मैंने R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हैं साहली? हाँ सर. तो ये दोनों फॉर्मूले हैं वर्क डन के। तो गलती से R छूट गया था, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था कि ऊपर आया था मेरा 1/γ-1 P2V2 - P1V1, तो हमने P2V2 - P1V1 को सीधे सीधे यहाँ पे T2 - T1 लिख दिया, जबकि ये होगा RT2 - RT1। P2V2 को RT2 लिखेंगे ना 1 मोल के लिए, तो वो R छूट गया था। अच्छा, N मोल के लिए N से भी मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में अगेन देखिएगा, इस क्वेश्चन में जो वर्क डन निकाल रहे हैं ये 1 मोल का है, N 14 ग्राम, यानी कि 14/32 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना भाई? समझ में आ रही है बात? Yes sir. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। जस्ट अ मिनट दे रहा हूँ। आपको थोड़ा सा जूल थॉमसन इफेक्ट मुझे बताना था। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस X and a diatomic gas, diatomic gas Y, both initially at same temperature, दोनों ही सेम टेम्परेचर पे हैं, एंड प्रेशर R, और दोनों को कंप्रेस किया जा रहा है, R कंप्रेस्ड adiabatically from a volume of
V2 V/2 वॉल्यूम आधा कर दिया गया है। Which gas will be at higher temperature? कह रहा है कौन सी गैस हायर टेम्परेचर पे होगी? देखिएगा जरा। बताइए जरा। एक मोनो एटॉमिक डिफरेंस बस ये है कि एक मोनो एटॉमिक गैस है, दूसरा डाई एटॉमिक गैस है। प्रेशर सेम है, इनिशियल प्रेशर सेम टेम्परेचर पे है, यानी कि x और y के लिए T1 बराबर T है, T1 बराबर T है। दोनों का V1 बराबर V है और यहाँ भी V1 बराबर V है। T2 कुछ है यहाँ पे, मान लीजिए इसका x है और इसका T2 कुछ y है। वॉल्यूम V2 दोनों के केस में V/2 है। कह रहा है x ज्यादा होगा कि y ज्यादा होगा, तो रिलेशन आपको पता है यहां से, है कि नहीं? क्यों बेटा, बताइएगा जरा। टेम्परेचर गामा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्वेशन से। टेम्परेचर गामा के फॉर्मूला होता है T2/T1 का पावर गामा बराबर P2/P1 का पावर गामा -1, ये होता है ना फॉर्मूला। क्यों भाई, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे वॉल्यूम वाला गामा फॉर्मूला चाहिए, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला चाहिए ना यहाँ पे। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहा हूँ? हाँ क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, बोलो आदित्य। फॉर्मूला कुछ हो गया। बोलो 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 बोलो। फॉर्मूले से जो टेम्परेचर T2 मतलब फॉर्मूले में रखेंगे T2, तो वो जो होगा मतलब V1/V2 में गामा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो V1/V2 की वैल्यू भी बढ़ेगी, और इधर V1/V2 बढ़ा तो T2 भी बढ़ेगा। फॉर्मूला पहले क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? T2/T1 is equals to V1/V2 गामा -1। पावर गामा -1। हाँ अब बताओ क्या कह रहा हूँ। गामा ज्यादा होगा तो ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं इसको, सही सोच रहे हो। V1/V2 की वैल्यू कितनी है? V1 बराबर V है और V2 बराबर V/2 है, तो V1/V2 कितना होगा? 2 हो जाएगा। ये 2 पावर गामा -1 बराबर T2/T1, ये होगा ना? क्यों? अब जिसका गामा ज्यादा होगा उसके लिए T2/T1 की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? हाँ जो लॉजिक कह रहे हो ना आदित्य, वो हर जगह अप्लाई नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं अप्लाई होगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि V1 और V2 की वैल्यू चेंज हो सकती है। हाँ चेंज होगी। अगर यहाँ पे तो जैसे V1/V2 की वैल्यू 2 आ रही है, अगर V1/V2 1/2 आ जाए तो क्या होगा? ये 1/2 का पावर गामा -1। अब गामा जितना बढ़ेगा इस पूरी वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? हाँ हाँ।
है ना। तो डिपेंड करेगा V1 V2 पे, ऐसे सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं। ठीक है। आया कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा जरा। हाँ सर। जी सर। हाँ, तो सीधे सीधे नहीं कह सकते कि अच्छा T2/T1 का पावर गामा -1 है, यानी कि गामा ज्यादा होगा तो T2/T1 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये V1/V2 पे भी डिपेंड करेगा। अगर V1/V2 की वैल्यू 1 से ज्यादा है तभी वो वैलिड है, अगर 1 से कम है तब उल्टा होना शुरू हो जाएगा। भाई 1/2 का पावर 2 और 1/2 का पावर 1/3 का पावर 2, और एक 2 का पावर 2 ले, 3 का पावर 2 ले, गणित समझ रहा है ना भाई, दोनों में अंतर है। यहां पे पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगी, और यहां पे पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, है कि नहीं, बोलिएगा तन्वी। यस सर। समझ में आ रहा है बेटा। हाँ सर। बाकी लोगों को ओम। हाँ सर आ गया। हाँ बिल्कुल, तो वो उस पे भी डिपेंड करेगा, V1/V2 पे भी डिपेंड करेगा। सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं कि भैया T2/T1 का T1/T2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा है, वहां से सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं। ओके, समझ में आ रही है बात। चलिए, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भैया ये 2 है तो गामा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो T2/T1 ज़्यादा होगा। T2/T1 ज़्यादा होने का मतलब T2 ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी कि जिसका गामा ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। गामा किसका ज़्यादा होगा, मोनोएटॉमिक या डायएटॉमिक? मोनोएटॉमिक का ज्यादा होता है। मोनोएटॉमिक का ज़्यादा होगा, यानी कि x की वैल्यू ज़्यादा होगी y से, x इज ग्रेटर देन y। बताइएगा, x वुड बी ग्रेटर देन y, ठीक है। हाँ सर। ओके ओके, किसी के पास कोई डाउट है क्या? चलिए, सर नरेंद्र अवस्थी में कोई डाउट नहीं है, आपने नरेंद्र, जितना पढ़ा है उतना सब सॉल्व हुआ है। अच्छा, अरे क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखिए तो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, मतलब कि समझ में आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। मतलब कोई चैप्टर कितना समझ में आया, ये अगर समझना है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और सिर्फ नरेंद्र अवस्थी मत सॉल्व कीजिए। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार नरेंद्र अवस्थी तो बड़ा आसान है, तो कोई और बुक, कोई और सॉल्व कीजिए। और बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, वहां से आपको पता चलता है कि जो पढ़ा है, जो समझा है मैंने, या जिस लेवल का पढ़ाया गया है उस लेवल का आता है, उससे ज्यादा का आता है, या उससे कम का आता है, ठीक है। हाँ सर। हमेशा ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, मतलब कभी भी कोई भी चैप्टर कर लिया तो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स जरूर करने हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में बता रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में वही आपको बताएगा कि पढ़ाया किस तरह से गया है या फिर आपने समझा किस तरह से है। वहीं से आपको पता चलेगा कि आपने चीजों को समझा कैसे है, क्या आपने उस लेवल का समझा है कि नहीं समझा है जिस लेवल का पेपर में, एक्चुअल पेपर में आता है, ठीक है। इस बार का पेपर देख रहे हैं कि नहीं आप लोग, देखा कि नहीं आप लोगों ने, क्यों भाई? हाँ सर देखा है। देख रहे हैं, सारा पेपर देखा? जी सर। हाँ, देखा कीजिए, जो पढ़ा है उसको सॉल्व करने की कोशिश की। हाँ सर हो गए, मीन्स सॉल्व हो रहे हैं सभी। हो रहा है ना, हाँ, गुड, वेरी हाँ गुड। सर। ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने आप को एनालाइज करें
यार जिस लेवल का एक्चुअल पेपर में आता है वो लेवल का हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं बहुत हायर लेवल का पढ़ ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है बहुत लोअर लेवल का पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? तो हमेशा ये जरूरी है कि प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करें आप। भेजा भी है मैंने आपको ग्रुप में, क्यों? मतलब आई थिंक 1-2 साल पुराना तो भेजा ही है मैंने, सॉफ्ट कॉपी एक है कि नहीं भाई? याद है कि नहीं? भेजा था, आप लोगों ने प्रॉब्लम भी पूछा था उससे। हाँ सर भेजा है। सूरज यस सर। बेटा हो रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम्स हो रहा है? यस सर हो रहा है। कहाँ से प्रॉब्लम किया? सर नरेंद्र अवस्थी से। हुआ? यस सर हो रहा है। कहाँ तक हो गया? कहाँ तक? सर 39 तक हो गया है। 39 तक हो गया। कोई डाउट वाउट है उसमें वहां तक 39 तक? नहीं सर, जो था पूछ लिए थे। अच्छा जो था पूछ लिया था, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक काम करता हूँ, मैं बुक ही ओपन करता हूँ, बुक है कि नहीं? डाउट प्लीज गाइड, अच्छा 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 अच्छा, इसका है ये। किसी ने भेजा है क्या अभी? किसी ने भेजा है क्या अभी? किसी ने कोई डाउट भेजा है? नंबर सेव नहीं है। अच्छा ये दूसरे बैच का है शायद। Methane is caused to a red hot tube when transmission of thermochemistry. तो मैं देखता हूँ मेरे पास बुक है कि नहीं, बार बार क्वेश्चन लिखना मेरे लिस्ट से हो। मैं जो प्रॉब्लम्स फिलहाल दे रहा हूँ आपको सिंगेज से दे रहा हूँ। मैं आपको जो प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ वो सिंगेज से दे रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स के लिए मुझे सिंगेज अच्छी लगती है। थर्मोडायनेमिक्स में सिंगेज बुक जो है वो ठीक लगती है, काफ़ी सही तरीके से दिया गया है। हालांकि प्रॉब्लम्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन थियरी थोड़ी सी ठीक है। प्रॉब्लम्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स अच्छे हैं। करता हूँ स्निप कैसे। ये तो जरा ये वाला क्वेश्चन आप, helium, nitrogen and O3 are expanded adiabatically and their expansion curve between P and V are plotted under similar condition। ठीक है, adiabatically किया गया है। तो कह रहा है about the ratio of slope, which one is not correct? स्लोप होगा क्या? टीवी के बीच में कर्व ड्रा किया गया है, इस क्वेश्चन में समस्या है log P और log V के बीच में कर्व ड्रा किया गया है। ठीक है,
log p स्लोप की बात तभी करेंगे ना भाई विच वन इज नॉट करेक्ट। चलिए log p log v मान लीजिए, या फिर इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जितना कर्व नीचे जाएगा स्लोप उसका उतना ही ज्यादा होगा। समझ रहे हैं बात को? इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, यानी कि अगर मैं एक कर्व लिखूं, एक कर्व मैंने ऐसे बनाया और एक कर्व ऐसे बनाया और एक कर्व मान लीजिए ऐसे बना दिया, तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए आपने स्लोप की बात की है, लेकिन यहाँ भी स्लोप आप कह सकते हैं। तो बताइएगा जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो स्लोप किसका ज्यादा होगा पहले ये बताइएगा। जिसका गामा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, है कि नहीं? क्यों भाई? हाँ जिसका गामा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा और नीचे से कर्व जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पीवी बराबर कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए होता है, तो यहाँ पे V1 होता है और पीवी पावर गामा, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो वो कांस्टेंट होती है। ये आपने दो कर्व पढ़ा है, तो जिसका एक ये वैल्यू 1 से ज्यादा है अगर, तो स्लोप बड़ा होगा, है ना? तो हीलियम के लिए स्लोप क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, देन नाइट्रोजन और देन ऑक्सीजन होगा। क्या बताना बेटा? हीलियम के लिए स्लोप ज्यादा होगा, नहीं क्या? Their expansion curve between P and V are plotted under similar condition about the ratio of slope. Which one is अच्छा not correct? Which one is not correct पूछ रहा है। कह रहा है रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ पीवी कर्व फॉर हीलियम। हीलियम के लिए होता है कितना? गामा 1.6 1.66 और बेसिकली 4/3 लिख सकते हैं। और O3 के लिए ट्राई एटॉमिक के लिए कितना होता है? 3/2 नहीं कितना यार, ये 5/3 होता है ना, और ये 4/3 होता है। O3 के लिए 4/3, हीलियम के लिए 5/3, तो रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/25। सही बात है ये तो, स्टेटमेंट तो ठीक है। हीलियम और नाइट्रोजन के लिए, हीलियम के लिए है 5/3 और नाइट्रोजन के लिए है 7/5। ये रेशियो कितना आएगा? हाँ सर, करीब करीब 1.20 आता है। 0.20 आएगा, ठीक। रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ पीवी कर्व फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए कर्व स्लोप जो होगा 7/5 होगा और O3 के लिए जो स्लोप होगा वो होगा 4/3, 21/20। ठीक है, एक के आसपास आएगा, सही है। स्लोप ऑफ हीलियम इज लीस्ट, नहीं भाई यही तो मैंने बताया कि हीलियम के लिए जो स्लोप होगा वो सबसे ज्यादा स्टीपर होगा। स्लोप सबसे ज्यादा है ना, यानी कि वो कर्व सबसे ज्यादा स्टीपर, सबसे ज्यादा नीचे से जाएगा। यानी कि ये कर्व हीलियम के लिए होगा, ये कर्व नाइट्रोजन के लिए होगा और ये कर्व O3 के लिए होगा। होगा कि नहीं होगा? बताइएगा जरा। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है एंड दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ सर। ये देखिए तो एक अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन
देखिए तो जरा, a gas is expanded from volume V1 to V2 through 3 different process: reversible adiabatic, reversible isothermal, irreversible adiabatic against a constant external pressure of T. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज, बताइएगा जरा क्या कह रहा है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक, reversible isothermal, irreversible adiabatic against the constant external pressure Px. Final gas for reversible isothermal is Pf final for gas for reversible adiabatic and irreversible adiabatic. एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में कूलिंग होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमेशा कूलिंग होगी, आइसोथर्मल का तो हमेशा ज्यादा होगा टेम्परेचर, क्यों भाई बताइएगा जरा? Tf फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल वुड बी ऑलवेज ग्रेटर, तो इसमें भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल ज्यादा है, इसमें भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल ज्यादा है। वर्क डन किस में ज्यादा होता है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल में ही ज्यादा होता है। प्रेशर किसका ज्यादा होगा? एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्रेशर भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल का ज्यादा होता है, ये तो सब में ठीक है। अब कह रहा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। ओके, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में क्या करेंगे? ये वाला तो पहला ऑप्शन तो सब में, पहला तो सब में ठीक है। आइसोथर्मल के लिए वर्क डन भी ज्यादा होगा रिवर्सिबल में, और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं बात को? इस बात को समझ रहे हैं भाई, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। और एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहा है ना सिस्टम, अगर वर्क करेगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि ज्यादा वर्क डन होगा। समझ रहे हैं? देखिएगा जरा, एडियाबेटिक प्रोसेस को समझिएगा जरा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में भी अगर हम कांस्टेंट प्रेशर कर दें, थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट है, हमने ये मेंटेन किया हुआ है, समझ रहे हैं? थ्रू आउट हमने प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन किया है, एक्सपेंशन करा रहे हैं, तो प्रेशर आप डिक्रीज करेंगे, कुछ इस तरह से कर्व जाएगा, इस तरह से, ऐसा कुछ कर्व होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन हमेशा ज्यादा होगा, वर्क डन इरिवर्सिबल, ये गलत है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा वर्क डन ज्यादा होता है बेटा, ये याद रखिएगा। तो ये वाला तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में वर्क डन ज्यादा है कह रहा है, गलत है ये। फाइनल टेम्परेचर की यहां से आ जाएगा हमारा आंसर, ए या बी में से कुछ होना है, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, बताइएगा किसमें ज्यादा वर्क डन होगा? ज्यादा वर्क डन इरिवर्सिबल में, रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा। ज्यादा वर्क करेगा तो कूलिंग भी ज्यादा हो जाएगी ना, कूलिंग ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि
रिवर्सिबल एडियाबेटिक का टेम्परेचर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक से कम होगा। बोलिएगा जरा। बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? शांत क्यों हो गए आप लोग? ओके सर। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हमेशा ज्यादा होगा। वर्क डन डेल्टा यू बराबर डब्लू। वर्क डन ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा खर्च होगी। एक्सपेंशन हो रहा है यानी कि सिस्टम वर्क कर रहा है, तो ज्यादा वर्क डन करेगा सिस्टम अगर, तो ज्यादा इंटरनल एनर्जी खर्च होगी। ज्यादा इंटरनल एनर्जी खर्च होने का क्या मतलब है? कूलिंग ज्यादा होगी भाई। सिस्टम अगर अपने अंदर से ज्यादा काम कर रहा है तो कूलिंग ज्यादा होगी ना। एक स्टेटमेंट से कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको बताया था कि दोनों प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल होते हैं। बिल्कुल दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन रिवर्सिबल का भी एक्सटेंट होता है। समझ रहे हैं बात को? एक हो सकता है ज्यादा रिवर्सिबल हो, एक थोड़ा सा प्रोसेस और स्लो हो रहा हो। और ये मतलब जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा वो प्रोसेस स्लोली स्लोली ही होगा, लेकिन उस स्लोली स्लोली में ही रिलेटिव है ना स्लो कहना। समझ रहे हैं बात को? जी। स्लो कहना भी एक स्लो प्रोसेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्लो प्रोसेस? कितना स्लो? आप रिलेटिव बात करेंगे ना। अगर आप कहेंगे कि एक प्रोसेस है ए और एक दूसरा प्रोसेस है बी, ये प्रोसेस स्लो है और ये प्रोसेस थोड़ा सा और स्लोअर है, तो आप कहेंगे बी इज मोर रिवर्सिबल देन ए। रिवर्सिबिलिटी बी में ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं बी इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड ए इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। कह सकते हैं कि नहीं? ये बात समझिएगा जरा आप इस बात को, कंफ्यूज मत होइएगा। मेरे पुराने स्टेटमेंट से मैंने कहा था कि एडियाबेटिक प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल होगा। हमेशा रिवर्सिबल होगा क्यों? क्योंकि प्रेशर हमेशा कीप ऑन चेंजिंग होता रहेगा। आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखा है, कूलिंग हो जाएगी, प्रेशर और कम हो जाएगा। प्रेशर और कम हो जाएगा तो मेंटेन करने के लिए आपको वो प्रेशर ये करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा बाहर से। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हमेशा ज्यादा होता है। कोई भी प्रोसेस हो, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हमेशा ज्यादा होगा। वर्क डन ज्यादा होगा तो कूलिंग भी ज्यादा होगी, कूलिंग ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक का टेम्परेचर सबसे कम होना चाहिए बेटा। बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। वर्क डन रिवर्सिबल का ज्यादा होता है, कूलिंग ज्यादा होगी तो प्रेशर भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक में कम होगा, पी फाइनल कम होगा। समझ रहे हैं इस बात को? लॉजिकली समझ रहे हैं कि नहीं? एक तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली दिमाग लगाइए आप। समझ रहे हैं बात को? बोलिएगा भाई। जरा एक और क्वेश्चन कीजिए तो। समझ में आया कि नहीं सबको ये? हाँ सर, आ गए। एक और क्वेश्चन जरा कीजिए। A thermodynamic process is shown in the following figure. ठीक है, the pressure and volume corresponding to some point in the picture are, ठीक है, PA, VA, PB, VD दिया गया है। In process AB
600 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। AB में, AB प्रोसेस में 600 जूल दिया गया है, एंड द प्रोसेस BC 200 जूल इज हीट, प्लस 200 जूल हीट दिया आपने। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस AC, AC का डेल्टा U क्या होगा? डेल्टा U पूछ रहा है, और आपको PA दिया गया है, यहाँ पे प्रेशर दिया गया है 3 × 10⁴, VA दिया गया है 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब में दिया गया है, सब SI यूनिट है। और PB भी दिया गया है 8 × 10⁴ प्रेशर यहाँ पे पास्कल में, ये मीटर क्यूब। और VD दिया गया है, यहाँ पे वॉल्यूम है 5 × 10⁻⁴। ठीक है, जरा बताइए भाई। सबसे पहले तो सारे पॉइंट आप निकाल सकते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, तो A से D में प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ भी प्रेशर, ये मीटर क्यूब, VD जो है मीटर क्यूब है, तो यहाँ भी प्रेशर कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻⁴ पास्कल। और यहाँ पे प्रेशर है 8 × 10⁻⁴ पास्कल, वॉल्यूम है 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। और यहाँ भी वॉल्यूम आपको पता है कितना, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये सब कुछ तो पता है, सारे पॉइंट्स पता है आपको। डेल्टा U पूछ रहा है AC में। A से B में जाने में कितना वर्क डन होगा? या ऐसे देखिए, A से C में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्रेशर बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? A से B में गए, A से B तक आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो A से B का वर्क निकाल सकते हैं। वॉल्यूम 0 है। A से वर्क डन इन AB प्रोसेस कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि डेल्टा